हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्टअप एकेडमी। आज कौन सा वीडियो देखने आए हो? तो आप अपनी सुरभि मैम से ये जानना चाह रहे हो कि मैम बोर्ड के एग्जाम्स में आंसर शीट कैसे चेक होती है। तो बस मैं आपके सामने हाजिर हो गई। अब देखो क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होगी, इससे हमें क्या लेना देना, ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लो। हमें बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि आपको अगर ये पता चल जाएगा कि भाई सामने वाला बंदा इस हिसाब से कॉपी चेक करता है, तो आप आंसर की जो राइटिंग की जो तरीका है उसे उस तरह से कर लेंगे, है ना। तो हमें ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम सीख जाएं कि भाई आंसर कैसे दिया जाता है, कैसे पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए कि सामने वाला एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए। जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो कि नहीं, तो वहाँ पर अगर कोई तुम्हें, आपने मान लीजिए से बहुत ही अच्छी सी कोई डिश ऑर्डर करी और वो आपको बस ऐसे थाली में डाले और आपके सामने ला करके दे दे, और वहीं एक रेस्टोरेंट में गए हो कि बढ़िया सुंदर सा डेकोरेशन उसने आपको करके दिया है, वही सेम चीज़, तो वो खाने में भले बहुत टेस्टी ना हो फिर भी टेस्टी लगना शुरू हो जाती है और आप उसकी फोटो क्लिक करते हैं। उसी तरह से एग्जाम्स में भी जब आप कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख करके आते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। अब देखो क्या होता है कि एग्जामिनर के पास ना बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, इतनी सारी कॉपीज़ को देख करके वो वैसे ही इरिटेटेड रहता है, तो उसको कुछ अच्छी कॉपीज़ दिखती है तो बहुत दिल खुश होकर के नंबर देता है, और वही अगर खिचर पिचर कटा पिटा ये सब दिखेगा तो बड़ा सी उदास हो जाता है। तो चलो जानते हैं वन बाय वन कि कैसे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा। तो भाई एग्जामिनर कॉपी को कैसे चेक करेगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एग्जाम में कॉपी की राइटिंग कैसी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो पहली बात, गांठ बांध लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, चाहे तुम्हें किसी का आंसर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। समझ में आ रही है बात? और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो नहीं आ रहे वो पहले अटेम्प्ट करो, नहीं, जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लो, और उसके बाद में आखिर में जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको रिलेवेंट आंसर नहीं पता, मतलब सेम वही आंसर नहीं पता है, उनको आप लिखो। अब भाई तुमने साल भर पढ़ाई करी है कि तो है ना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता होगा, तो बस उस क्वेश्चन के आंसर में वो कुछ ना कुछ जरूर लिख करके आ जाना। अब कई बार ये होता है कि हम पूरा पढ़ के जाते हैं फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा सर के ऊपर से जाता है, तो जो सर के ऊपर से जा रहा है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ तो पता है ना, वो लिख दो। हो सकता है कि आप उस टाइम पर वो समझ नहीं पाए हो लेकिन सही आंसर लिख के आ जाओ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब दूसरी बात ये कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम का विशेष ध्यान दो। जैसे कि तुमने शुरुआत कर दी पहले क्वेश्चन से, अब भाई सबसे पहले छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो हम बहुत टाइम लगा के उसको लिखते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। टाइम का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि एमसीक्यू में बस मैं इतना टाइम दूंगा, शॉर्ट आंसर्स में इतना देना है, क्योंकि बाद में बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो उनको लिखने में ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको टाइम का पूरे तरह से ध्यान रखना है। आप ये भी कर सकते हो कि पहले बड़े आंसर्स लिखो लेकिन फिर उसमें कहीं छोटे आंसर्स ना छूट जाए, क्योंकि बड़े आंसर्स को लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए और उनके क्वेश्चन मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन लिखने में आपने बहुत टाइम लगा दिया, तो फॉलो आप वही पैटर्न करो, पहले से ही स्टार्ट करना शुरू करो। अगर आपको कंफर्टेबल है कि पीछे से पेपर को सॉल्व करना शुरू करोगे, लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन पर आओगे तो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन तो ये है कि भैया जैसा आपको दिया हुआ है बिल्कुल लाइन से सीक्वेंस बाय वैसे ही आप सॉल्व करें, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर मतलब जैसा सेक्शन वाई है वैसे ही आप सेक्शन बाय सेक्शन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और टाइम का स्पेशली ध्यान दो, क्योंकि अगर टाइम तुमने खोटी कर दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अब ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब हाउ टू राइट आंसर, ठीक है। अब भाई एग्जामिनर कैसे नंबर देगा वो डिपेंड करता है कि तुमने आंसर कैसे दिया है, ठीक है। तो कैसे आंसर को लिखो ये पहले मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि वो आपके इस तरह से लिखने पर कैसे नंबर देगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, ये सुंदर सुंदर आपको दो कॉपीज दिख रही होंगी, ये टॉपर्स की कॉपी है। अब देखिए यहाँ पर उसने मैथ्स के एक सॉल्यूशन को कितने प्यारे ढंग से किया है। बात गौर करने वाली ये है कि हर एक स्टेप के लिए उसने दो लाइंस यूज करी हैं, ठीक है। आप क्या करते, अगर आपके पास ऐसी लाइन होती तो आप ऐसा लिखते 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर ये इस तरह से लाइन दी है तो 1/cos
cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, इस तरह से आप आंसर करो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपकी कॉपी को सुंदर बनाएगा। एग्जामिनर को सारे स्टेप्स क्लियर दिख रहे हैं। इवन उसने जो रीअरेंजिंग किया है कि कुछ कुछ चीज़ों का उसने रीअरेंजमेंट किया होगा, साइन को कॉस में या व्हाटएवर उसने फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर को साइक में बदला है, तो उसने इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया है। अगर ये मेंशन कर दोगे ना तो कमाल हो जाना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ो, हर एक स्टेप पे चीज़ें कर करके आखिरी में यहाँ पे जब उसका सब चीज़ प्रूफ हो गया तो उसने यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड। कितना प्यारा दिख रहा है। अब अगर तुम वहीं के वहीं खिचड़ी पका दो कि बस यहीं पे आंसर छोड़ दिया तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट गलत छोड़ देता है। बस आपको यही करना है। मैं कोई भी आपका आंसर आ रहा हो, मैथ्स और साइंस के लिए स्पेशली होता है, जब आंसर आ जाए ना बच्चों, तो ऐसा आखिरी में ना एक आंसर लिख देने का और साथ में ये कर देने का कि एक ब्लॉग बना देने का, है ना, तो बस सुंदरता बढ़ जाएगी आपकी। तुमको आता सब है, बस रिप्रेजेंट करना एक बार सीख लो। अब यहाँ पे देखो, साइंस में सेक्शन ए में उससे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट बताइए और वोल्ट मीटर के बारे में बताना है। अब आप क्या कर सकते हो, आपने तो पूरा एक पैराग्राफ छाप दिया कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस ऑफ, ये वोल्टेज को मेजर करता है और इसकी यूनिट ये होती है। अब यहाँ पे जिसने चालाकी ये दिखाई कि इसने 2 पॉइंट्स बना दिए, बढ़िया से 2 पॉइंट भी बन गए और आंसर का आंसर। जैसे पहली वाली उसमें बता दिया SI यूनिट बता दी, दूसरे में वोल्ट मीटर क्या करता है ये बता दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको भी खेलना है बोर्ड एग्जाम्स में। खेलना मतलब कि भैया ये एक तरीके का क्रिकेट मैच ही तो है ना, कितने मार्क्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो जो आपका एम्पायर है, जो आपका एग्जामिनर, उसको खुश करना आपको पड़ेगा और वो इसी तरीके से खुश होंगे। ठीक है, तो ये 2 बातों का बच्चों अभी फिलहाल ध्यान रखो। और किसको नहीं करना है, जो करना है वो तो मैंने बता दिया, जो नहीं करना है वो यहाँ पर एक छोटा सा हमने डेमो बना करके रखा है, क्योंकि भैया अच्छी कॉपीज तो हमें ईजिली मिल जाती है, गंदी कॉपी कोई नहीं दिखाता है। तो ये देखो, इस तरह से अगर आप लिख रहे हो कि भाई वहीं पर खिचड़ी बना दी और बीच में कुछ भूल गए तो एरो लगा के ऊपर लिख दिया, फिर बहुत सारा अंडरलाइन किए जा रहे हैं और कॉपी बेचारे कंजूस बन रहे हैं, तो कंजूस नहीं बनो। बोर्ड में अच्छी खासी कॉपी आपको मिलेगी, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो वो करो। ये देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करके आना है ना कि बस वहीं पर रखा और वहीं के वहीं घिची बिची छोटा सा डायग्राम बनाए और सारे आंसर्स लिख दिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करो, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने आपको दोनों कॉपी दिखाई है। अब आगे बढ़ेंगे और सारे पॉइंट्स को जानते जाते हैं फटाफट से कि फॉलो 1 पैटर्न। अब ये 1 पैटर्न फॉलो करने का मतलब क्या है, मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि कैसे साफ लिखना है। अब 1 पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने आंसर्स को लिखना शुरू किया है ना, तो यहाँ पे तुमने लिखा है सेक्शन ए, ये आपका पहला पेज है। ठीक है, और नीचे लिखा क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन लिखना सरासर गलत है। ठीक है, दूसरी बात, क्वेश्चन है ना, तो गलत है तो मैम सही क्या है, तो देख लो बच्चों, ये सही है, आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर आप आंसर फर्स्ट का ए सॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए कि ए सॉल्व कर रहे हो, तो आप कैसे लिख दो, ए, या फिर सिंपल फर्स्ट का ए, तो सामने एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अच्छा फर्स्ट के ए का आंसर आप यहाँ पर बता रहे हो, सेक्शन ए। अब जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया आपने, है ना, अब दूसरे पेज पे चले और यहाँ पे सेक्शन लिखना भूल गए पहली बात तो, और सीधा लिख दिया आंसर। ठीक है, और वो भी सेकंड ए। तो ये मत करो, या तो ये शुरू से फॉलो मत करो, और अगर फॉलो कर रहे हो तो हर सेक्शन के लिए आप यहाँ पर सेक्शन मेंशन करो। ठीक है, चाहे वो सेक्शन ए के ही 4-5 क्वेश्चन हो, तो बहुत टाइम नहीं लगना बेटा, लेकिन इसमें आपका कॉपी जो है वो बहुत इफेक्टिव दिखने लगेगी। तो ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, कि एक पैटर्न को फॉलो करो। अगर आप शुरुआत से क्वेश्चन ही लिख दिए हो तो फिर पूरे थ्रू आउट द पेपर क्वेश्चन लिखो। वैसे क्वेश्चन नहीं लिखो, क्योंकि क्वेश्चन दिया है, आप आंसर बता रहे हो तो आंसर लिखना है। और अगर सेक्शन मेंशन कर रहे हो तो सेक्शन मेंशन उस क्वेश्चन में करो, और अगर सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं मत करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई,
फॉर लेटर नोटिस एप्लीकेशन एंड डेरिवेशन यूज सिंगल पेज। अब देखो जब एग्जामिनर को कॉपी दिखती है, ठीक है, तो वो इस चीज़ का, स्पेशली अगर हम बात करें किसी भी डेरिवेशन का या फिर किसी नोटिस का, लेटर का या एप्लीकेशन का, तो वो उसे 2-3 पेज में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला है। यहाँ पर 2 कॉपीज है मेरे पास, एक जो मैंने देखी हुई है कि एक पे बच्चे ने एप्लीकेशन पूरा 1 पेज पे लिखा है, लेटर या नोटिस जो लिखा हुआ 1 पेज पे लिखा है, तो उसको उसने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिए हैं, सारे स्टेप्स के जो मार्क्स होते हैं वो भी दिए हैं। लेकिन वही एक बच्चे ने 2 पेज पे दिया है, तो एग्जामिनर ने उसे थोड़े कम नंबर दिए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखो कि अगर 1 पेज पे लेटर आ रहा है, नोटिस आ रहा है, तो उसे 1 पेज पर ही करें। अननेसेसरी दूसरे पेज पर भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नाउ व्हाट इफ क्वेश्चन हैज मल्टीपल पार्ट्स। अब भैया कई बार क्वेश्चंस तो मल्टीपल पार्ट्स के होते हैं, तो कैसे उसको सॉल्व करना है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। हालांकि एक बार और बता देती हूँ कि मल्टीपल पार्ट्स हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ABCD पूछा हुआ है, तो उसका आंसर कैसे करना है। तो क्या करते हैं ना बच्चे, जिस तरह से ये मान लीजिए मेरे पास लाइन वाली कॉपी है ना, इस तरह से लाइंस बनी हुई होती है। अब मैंने ये A पार्ट सॉल्व किया, यहीं पर लिखा है मैंने जो भी लिखना था, ठीक है, और ये मेरा B पार्ट है, अब मैंने यही लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, एक ही पेन से लिखे जा रही हूँ, ठीक है, ये C पार्ट और मैंने यहीं के यहीं लिख दिया। तो कई बार क्या होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो उसने मान लीजिए ये B आपने जो लिखा था ये देखना उसने मिस कर दिया, उसे ये समझेगा कि ये A है, इसमें आपको 1 मार्क दिया, सीधे पहुंचेगा C, फिर 1 मार्क दिया। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। तो बच्चों यहाँ पे जब आपको पार्ट्स में आंसर देना हो और ये आपकी इतनी सारी लाइन्स बनी है, तो क्या करो, जैसे ये A पार्ट लिखा, ठीक है, ये लिखते जा रहे हो आप, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हुआ, बाकायदा आप ये 2 लाइन या 1 लाइन छोड़ें और यहाँ से B पार्ट लिखना शुरू करें, ठीक है। ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये A है और ये B है। एग्जामिनर को भी ये ऐसे ही दिखता है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, कैसे कर रहा है, यहाँ पे इक्वेशन लिखी, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन था उसने यहाँ लिखा, सेकेंड का आंसर जब लिखना था तो ये A है, B को स्टार्ट करने के लिए 1 लाइन इसने छोड़ी है, C को स्टार्ट करने के लिए एक और लाइन छोड़ करके लिखा हुआ है, D को लाइन लिखने के लिए एक और लाइन छोड़ी है। तो मतलब कि कंफ्यूजन कहीं रहे ही ना, एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए। आप ये बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, कि B जैसे ये A लिखा है और B को यहाँ से लिखना बिल्कुल शुरू नहीं करना, ठीक है। तो ये बेटा छोटी छोटी सी टिप्स है, लेकिन यही नंबर को ऊपर नीचे कर लेती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पेन कौन सा लेके जा रहे हो। आपने देखा होगा कि बोर्ड में बोला जाता है इंक पेन, मतलब जिसमें इंक फिल्ड होती है, ठीक है, उसे आप यूज ना करें। अब क्यों ना करें, तो देखो यहाँ पे 2 इमेज में दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाली इमेज देखो, यहाँ पर एक बच्चे ने ऐसा पेन यूज किया है जो कि पीछे वाले पेज पर भी आ रहा है, उससे उसकी कॉपी कैसी दिख रही है, एकदम भरी हुई दिख रही है और अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ पढ़ के कंफ्यूज ही हो जाए कि लिखना क्या चाह रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 कॉपीज मैंने रिप्रेजेंट करी है। एक में डार्क पेन यूज है, लेकिन ऐसा पेन जिसका जो प्रिंट है वो दूसरे पेज पे पीछे ना झलके, तो ये देखो साफ साफ नजर आ रहा है, और वहीं ये लाइट पेन है। तो ज्यादा तुम्हें सुंदर कॉपी इसी की दिख रही होगी। क्यों दिख रही होगी, क्योंकि इसने बहुत अच्छे तरीके से डार्क पेन यूज किया है। तो सिलेक्शन ऑफ पेन के लिए मैं बोलूंगी कि डार्क पेन यूज करिए, लेकिन ऐसा पेन जो कि पीछे वाले पेज पे अपना कोई भी प्रिंट ना दे, ठीक है, लीक ना हो, ऐसा पेन आपको यूज करना है। ये भी मैटर करता है, प्रॉपर पेन करो। और सबसे जरूरी बात कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, बस उसी टाइम पर अपना मनपसंद ब्रांड का पेन जो भी हो, चाहे वो 2 रुपए वाला हो चाहे 5 रुपए वाला हो, आप उसी से प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब एग्जाम का आंसर लिखना शुरू करोगे ना, तो वो आपका फैमिलियर पेन होगा और आपको बड़ा ही अच्छे से आंसर देना आ जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने भैया छोटा सा 2 का पेन प्रैक्टिस करने पे यूज किया और बढ़िया पापा से बोला कि पापा मेरा एग्जाम है, 20 और 25 रुपए का मेरे को पेन ला करके दो, मैं उसी से लिखूंगा। अब वहां पे ना फैमिलियर नहीं हो पाओगे अपनी कलम से, अपने पेन से। तो कहते हैं कि भैया अपने कलम से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। और दोस्ती कैसे करोगे, जब उसी के साथ प्रैक्टिस करोगे और उसी के साथ एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो चलो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि भाई आप पैनिक नहीं होने का, बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक MCQs पढ़ना शुरू किए, पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, 5वां छठवां। भाई कोई जरूरत नहीं है घबराने की। पेपर में आपको एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए ही बोर्ड ने पेपर सेट किया है। तो अगर आपने पढ़ाई की हुई है,
ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। ठीक ठाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में भी मैं आपको बताऊँ ना तो बोर्ड में ऐसी कॉपी आती है कि आप आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं भी बन रहे हैं आपसे तो आगे के क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बस ये सोचना कि बस मैं इसको कैसे आंसर कर दूंगा। अच्छा ये आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे का तो मुझे आएगा ही आएगा। मतलब मन में ये सोच के ही रखना है कि पेपर मैं पास होने के लिए ही आया हूँ और मुझे अच्छे नंबर मिलने ही वाले हैं, ठीक है। कभी भी पैनिक मत होना, क्योंकि पैनिक करने से क्या होता है ना बच्चों, बच्चे ये मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं कि मान लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं आया लेकिन चौथा पांचवा अच्छे से आ रहा था, लेकिन उसकी घबराहट में कि ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, ये जो चौथा क्वेश्चन है वो भी आप गलत कर देते हो, तो उससे क्या होने लग जाता है, इस तरह से हम काटा पीटी करना शुरू कर देते हैं। तो ये काटा पीटी से क्या होता है कि आपने नीचे आंसर लिखा भी होगा अगर, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपने पूरा क्वेश्चन गलत किया। तो बचना है बच्चों पैनिक होने से, क्योंकि उसमें इस तरह की मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं और ये मिस्टेक्स बार बार अपना कट करके लिखने वाली है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब चलो बात कर लेते हैं, हमने पूरा सीख लिया कि मैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे नंबर दूंगा। क्या ऐसे लिखने से मुझे मतलब मैंने कुछ और बोल दिया शायद, हाँ मतलब अभी हमने ये सीख लिया कि सीबीएसई के एग्जाम में मुझे लिखना कैसे। अब जिस तरह से आपने लिखा है कि उसी तरीके से मार्किंग होगी और कैसे होगी, तो चलो उसको बताती हूँ। चलिए, तो ये जो मार्किंग स्कीम मैंने ली हुई है ये आपको ऑलरेडी सीबीएसई के पोर्टल पे बहुत सारी जगह मिल जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे बोला था कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर आप कैसे दोगे, ठीक है। तो देखो आंसर सिंपल, अगर आपने लिखा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या है, बी है, तो सेकेंड का बी और कलरलेस, ठीक है। बच्चे ये बिल्कुल भी ना करें कि ये सेकंड का बी लिख करके छोड़ के आ गए, नहीं, आपको बी के सामने जो चीज है वो लिखनी है, पूरा पूरा मार्क मिलेगा बच्चों, 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1 नंबर के क्वेश्चन की बात हो गई है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन अपन एक ऊपर वाला ले लेते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एक है ना, these 3 are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this parallel combination is R1, what is the value of ratio R1 parallel R, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसका आंसर कैसे देना है, तो देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 3 चीजें पूछी हुई है। सबसे पहले a piece of wire of resistance is cut into 3 equal parts, ठीक है। Then these parts are connected in parallel. If the equivalent resistance of this parallel combination is R1, then what is the value of ratio R1/R। तो इसमें तीनों का आंसर आपको देना है। कैसे देना है, देखो सबसे पहले तो 3 पार्ट में कट किया, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहली ही लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/3 ओम, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, R/3। तो देखो मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 0.5। अब आगे तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमने बता दिया, तो देखो फिर कितना मार्क्स मिल गया, 1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए 1 मार्क। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा था, R1/R पूछा है, तो तुमने तीसरे वाले में वो बता दिया, तो ये उसके 0.5। तो इस तरह से तुम्हें 2 मार्क मिलेंगे। अब हो सकता है कि कई बच्चों ने R/3 लिख दिया और इतना बता दिया, लेकिन R1/R नहीं लिख पाए, तो कितने मार्क्स मिलेंगे उन्हें, 1.5 मिलेंगे। समझ रहे हो ना मार्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्किंग है वो की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है 3 चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों के लिए एक मार्क्स होगा। जैसे कि सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाई, ये आपको बताना है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि इस फिगर में जो भी आपका डायग्राम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ रही हूँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर देखो, हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन इटसेल्फ 2-2 मार्क है। जैसे कि यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय दिस, है ना, तो मतलब सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। अब उसका रीजन क्यों, जैसे क्वेश्चन क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मटेरियल का वो एयर से ज्यादा क्यों होता है, ये हमें आंसर देना था, ठीक है। तो पहले तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, तो मुझे 0.5 मार्क्स मिल गए। समझ में आ रही बात। अब जैसे तुमको कारण नहीं पता, लेकिन तुम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी बता के आ जाओगे तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा फिर तुमको बता देना है कि अगर तुमको कारण पता है तो दूसरा बता दो, तो 0.5 मार्क्स उसका मिल जाएगा।
समझ में आ रहा? तो मैं जो तुम्हें कह रही थी कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अटेम्प्ट करो। जैसे कई बच्चे इसको छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों होता है, लेकिन उनको नहीं ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बच्चों वो तो लिख के आओ, तो देखो 0.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द एयर। अब इसमें आपको जो मार्क्स मिलना है उसका भी सिलेक्शन ये है कि आपने रे को सही तरीके से बना दिया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो हर एक चीज के मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क के क्वेश्चन को और बच्चों देख लो यहाँ पर ध्यान से। तो 5 मार्क के लिए 5 ऑप्शन थे हालांकि इसमें, तो इसके आंसर कैसे देना है, एक एक करके आप सारा आंसर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ये जो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मार्किंग है वो उसका एक अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी वीडियो के बाद में वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, अब समरी क्या है इस वीडियो की, इस वीडियो की अंत पे हम पहुंचे उससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में समझा दिया है। तो हम एक 1 बाय 1 सब कुछ करते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भूलना मत। क्यों अटेम्प्ट करना जरूरी है अभी अभी हमने देखा। ठीक है, दूसरी चीज क्या नहीं करना है, डू नॉट पैनिक। ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि इससे क्या होता है, कट पिट इन सब की कंडीशंस बढ़ जा रही है जो कि अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी चीज पैटर्न फॉलो करना है बेटा। ओके, फिर तीसरी चीज पार्ट्स में जितने भी आंसर देना है उसके लिए आपको 1 लाइन फॉर ईच आंसर ये करना है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, देखो थोड़ा सा फटाफट से समझ लो इसको, चाहे तो याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक और चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है, पैटर्न फॉलो कर लिया, पैनिक नहीं होना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे पार्ट्स आपको बहुत ध्यान से लिखना है। पेन का सिलेक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना। ठीक है, लेटर को या फिर आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज का यूज करना है, अननेसेसरी का नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। और लास्ट में फिर से बता दूं कि साइंस या फिर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आखिरी में आंसर लिखना ना भूलें, और अपने आंसर को ब्लॉक में अगर तुम लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बस छोटी छोटी डिटेल्स हैं बच्चों जिसको अगर आपने याद रख लिया तो आपकी बोर्ड एग्जाम में जब कोई भी एग्जामिनर कॉपी अगर चेक कर रहा होगा तो बहुत खुशी खुशी चेक करेगा और उसे बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों ये तो मेरी कुछ टिप्स थी, ट्रिक्स थी जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि हर एक टीचर किस हिसाब से मैथ, साइंस, सोशल या फिर इंग्लिश इन सब की कॉपी चेक होने वाली है वो आपको डेफिनेटली बता ही देगा। ठीक है, तो उसे जानने के लिए कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हो। हालांकि हमारे वीडियोस फटाफट से आपके पास तक पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना प्यारा प्यारा टाइम, कीमती टाइम मुझे देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।